इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी पासदाराने इनकलाब कुदस फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान ने अमरीका के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान ने इराक में 2 अमरीकी बेस पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, ताहम अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसमें कोई हलाकत हुई है या नहीं। ये रॉकेट हमले अल असद बेस और अरबल में वाक़ बेस पर किए गए हैं। पासदाराने इनकलाब के मेजर जनरल सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरानी लीडरों ने अमरीका को इसके संगीन नताइज की धमकी दी थी। यहाँ तक कि ईरान के आला मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी अमरीका को इसके संगीन नताइज की धमकी दी थी। इराक में अमरीकी बेस पर ताज़ा हमले के बाद अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने गल्फ में एयर स्पेस पर इमरजेंसी पाबंदी आयद कर दी है। ईरानी पासदाराने इनकलाब कुदस फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। एक जानिब जहां ईरान इसका इंतकाम लेने के दर पे है, तो वहीं अमरीका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने ऐसी हिमाकत की तो इसके मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के धमकी आमेज बयानात के बाद मशरिक़ वस्ता में शदीद कशीदगी पाई जा रही है। तो ईरान ने इंतकामी कार्रवाई की है। इराक में कम से कम 2 अमरीकी फजाई अड्डों पर 1 दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। अरबल और अल असद को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि सदर ट्रंप को इस हवाले से आगाह कर दिया गया और वो इस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर आलमी उमूर फजलुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। फजलुर रहमान साहब, सबसे पहले सवाल कि ईरान ने इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रात में 2 एयरबेस पर उन्होंने अटैक किया, निशाना बनाया है। देखिए, ये जो इसका जो भी चीजें हो रही हैं, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पे हो रही हैं। उसकी 4-5 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि ईरानी अवाम का पूरा प्रेशर है। दूसरी बात यह है कि ईरान लगातार कहता रहा है कि हम इसको अनपनिश नहीं जाने देंगे, हम सही वक्त पे प्रोपोर्शनल तरीके पे और सही तौर पे ईरान अमेरिका को हम बदला देंगे। तीसरी बात यह है कि सुलेमानी का जो असैसिनेशन है वो बहुत ही आम बात नहीं है। ये ईरान की मॉडर्न हिस्ट्री में रेवोल्यूशन के बाद ये पहला ऐसा वाकया है जिसने पूरी ईरानी अवाम को, ईरानी हुकूमत को उसने बिल्कुल हिला दिया है। चौथी बात यह है कि ये जो टारगेट है, ये जो अटैक है, जो मिसाइल अटैक है, स्ट्राइक है, ये अमेरिका के लिए भी है, अमेरिका के साथ साथ उसके एलाइज जो है उसके लिए भी है। ये ईरान को बताने की कोशिश है कि हम इस खित्ते में जो अमेरिकी तसल्लुत है उसको अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5वीं चीज ये है कि अब जो है ये जो पूरा का पूरा मशरिक़ वस्ता का जो खित्ता है फर्दर डीस्टेबलाइज होगा। लेकिन साथ साथ ये भी मुझे लगता है कि ये एस्केलेशन जो है, ये इसकी जो नवीयत बदलती रहेगी। इसका ये पूरा हम तो नहीं कह सकते कि फुल फ्लेज वॉर होगा, लेकिन ये चीजें ऑफ एंड अंडरकरेंट बना रहेगा। अब ये चीजें अब पूरी की पूरी जो कहते हैं ना कि कोर्ट जो है ईरान के उसमें है, बॉल जो है ईरान के कोर्ट में है, इसलिए कि जो पूरा का पूरा जो वाकया था ये बोला था कि अनएक्सपेक्टेड अमेरिका की तरफ से एस्केलेशन था। ये किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिल्कुल ये कासिम सुलेमानी को इस तरह से मार देंगे। जब चीजें स्मूथली जा रही थी, लेबनान में चीजें चल रहा था, इराक में नेगोशिएशन हो रहा था नए प्राइम मिनिस्टर के लिए, सीरिया में चीजें ऑफ एंड ऑन सही चल रही थी। तो ये अननेसेसरी जो मुदाखलत हुई है, इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता में और भी चीजें बढ़ेंगी। फजल रहमान साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से ईरान ने अटैक किया है, इस वक्त 2 जो बेस कैंप है इनका उस पर अटैक किया है। हालांकि हलाकतों के ताल्लुक से अभी कोई खबर नहीं आ पा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल से हमला किया गया। जाहिर सी बात है कुछ देर में हो सकता है कुछ हलाकतों का भी अंदेशा जो जताया जा रहा है उसकी खबर हमारे पास है। जानना चाहेंगे क्या अमेरिका भी अब कोई कदम उठा सकता है, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है वाशिंगटन में मीटिंग वगैरह शुरू हो चुकी है। नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, अमेरिका का पूरा जो मामला है वो इस वक्त एक सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की इस प्लेनेट पे। तो अमेरिका ईरान के किसी भी एक्शन को विदाउट रिएक्शन नहीं जाने देगा। लेकिन देखने की बात ये होगी कि अमेरिका का जो रिएक्शन है
वो कितना प्रोपोर्शनेट है और कितना डिस्प्रोपोर्शनेट है। मुझे नहीं लगता कि वो सीधा ट्रम्प साहब हमेशा ये कहते रहे कि मेरा जो है मेरा जो किसी भी तरह का कोई भी इंटेंशन मेरा फुल फ्लेज वॉर करनी है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि हम ईरान के किसी भी अटैक को हम नहीं जाने देंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी जो नवीयत होगी जंग की, वो ईरान वर्सेस यूएस एलाइज की होगी। ये हमको नहीं लगता किसी भी जाविये, हालांकि बैनुल-अक़वामी सियासत जिस तरह से टर्न ले रही है उस मामले में इस हालत किसी तरह का प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फुल फ्लेज वॉर की हैसियत तो नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने अगर इतना बड़ा कदम लिया है, कासिम सुलेमानी उनके बड़े जनरल, उनके बड़े पॉपुलर, बड़े एक्सपेक्टेड, बड़े पॉपुलर फिगर को मार दिया, तो ईरान अमेरिका जाहिर सी बात है इस चीजों को जो है एक प्रेशर जो उनका मामला है, उनके पूरी की पूरी पॉलिसी जो है एडिशनल और कॉन्टिन्यूस प्रेशर बनाने की उनकी पॉलिसी है। उसमें अमेरिका किसी भी तरह से ईरान को कोई भी ऐसा स्पेस नहीं देगा जिससे ईरान को ये लगे कि नहीं अब हमारी इस वस्तुस्था में नया तसल्लुत बरकरार रहेगा। पूरी देखिए पूरी जो जंग है, वो जंग का जो पूरा कोर है वो है अमेरिकन फोर्सेस को वहां से हटाना और ईरानियन जो हिजमनी है, ईरान जो पिछले 40 साल से आइसोलेटेड है, जो जिसने काफी हद तक पिछले 10 साल में उन चीजों को खत्म करने में ईरान कामयाब रहा है, लेबनान में, इराक में, सीरिया में, यमन में। तो ये जंग तो जारी रहेगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कहना मुश्किल है कि यूनाइटेड स्टेट जो है फुल फ्लेज एक वॉर डिक्लेयर कर दे जैसा कि 2003 इराक में किया था, अफगानिस्तान में किया था। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल फजल साहब एक चीज और जानना चाहेंगे, 5000 के करीब अमेरिकी फौजी इस वक्त इराक में मौजूद है। जिस तरह से ईरान ने निशाना बनाया है, 2 बेस कैंपों को निशाना बनाया गया है, तो क्या लगता है कि अमेरिका कुछ और ट्रूप्स वहां पर भेज सकता है? अगर ये जंग को या बदले की कार्रवाई अगर देखी जाए तो क्या अमेरिका मजीद फौजी वहां पर भेज सकता है? वो बिल्कुल भेज सकता है, इसलिए कि देखिए अभी उनकी एम्बेसी पे अटैक हुआ, उनका ये अमेरिका का जो आर्गुमेंट था कि हम अपने डिप्लोमेट्स को, अपनी फोर्सेस को की हिफाजत के लिए हम ये फोर्सेस भेज रहे हैं। तो एम्बेसी पे अटैक में जब 5,000 फोर्सेस मूव कर सकते हैं, तो और जो फर्दर धमकियां आ रही हैं, जो फर्दर रिटेलिएशन हो रही है, जो फर्दर ईरानियन रिजीम की तरफ जो एक्शन है, जाहिर सी बात है कि उसके लिए फौजें भेजेंगे। लेकिन इससे पूरी की पूरी जो ट्रम्प की जो पूरी फिलॉसफी थी जब वो पावर में आए थे, जब वो 2017 में आए थे, उन्होंने कहा था कि फोर्सेस को हटाएंगे, फोर्सेस को कम करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक यूनाइटेड स्टेट्स और मशरिक़ वस्ता का जो पूरा जो मिलिट्री डायनामिक्स है, उसके एक नए इराक की नए दौर की शुरुआत होगी। और फिर वही हालात जो हो जाएंगे जो इराक में फौज लेके आए थे, अफगानिस्तान में फौज लेके आए थे, जो यमन में इनकी ऑलरेडी फौज है। और जो लेकिन एक बात और भी है कि किस हद तक जो इनके बेसेस है वो कहां तक परमिशन देते हैं फौज को मजीद वहां पे वो करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए। इसलिए कि देखिए जो पूरे की पूरी जो हुकूमतें वहां की, उनके खिलाफ भी एक रिसेंटमेंट है। पिछले 20-30 साल में अब चीजें वैसी बदल गई हैं, अब लोगों के अंदर भी बहुत रिसेंटमेंट है, लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल एक एम्पावरमेंट का सेंस है। अब सऊदिया हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, वहां पे वो लोग जो हैं उनको रिजीम को, लोगों के सेंटीमेंट को भी देखना है। अब वेस्ट एशिया का जो सियासी मंजरनामा है, जो सियासी लोगों के अंदर जो डायनामिक्स है, वो पिछले 10 साल में काफी बदल चुका है। अब वो मशरिक़ वस्ता 2003 या 2011 या 2013 का नहीं है, यह मशरिक़ वस्ता 2020 का है, जहां भी रिजीम को पीपुल के सेंटीमेंट के खिलाफ कुछ कदम लेते हुए बहुत बहुत मोहतात रहना होगा। ये भी देखने की चीज है, उसका एंगल ये भी है। बिल्कुल फजल साहब हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ महबूल हक साहब भी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। महबूल हक साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि ईरान ने अटैक किया है 2 फौजी बेस कैंप पर, उन्होंने अमेरिका के जो है उसको निशाना बनाया है, क्या ये माना जाए कि ईरान ने बदले की कार्रवाई की है? हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ईरान ने अटैक नहीं किया है, बल्कि अमेरिकी जारहियत का जवाब दिया है ईरान ने। ठीक है, क्योंकि ये अनवारंटेड अटैक था ईरान पे, और ईरान अगर उसका जवाब नहीं देता तो हमें किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक कंपल्जन है उसे भी समझना चाहिए। पब्लिक सेंटिमेंट्स ईरान में रिजीम पे बहुत बड़ा प्रेशर ये है कि अगर अमेरिका ने उनके एक नेशनल हीरो को शहीद कर दिया तो वहां से कुछ ना कुछ रिटेलिएशन अगर ईरान नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि इंटरनली ईरान की हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। तो ये बहुत यानी ईरान की अपनी मजबूरी भी थी कि अगर वो ना भी चाहे, हुकूमत अगर ना भी चाहे तो उसे रिटेलिएट करना था। तो जाहिर सी बात है कि ये अनप्रोवोक्ड जो मामला होता है वैसा नहीं है, बल्कि अमेरिका ने उसे प्रोवोक किया और ईरान ने उसके बाद ये रिटेलिएट किया है। बिल्कुल महबूल हक साहब, आपको भी रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान से बड़ी खबर आ रही है। खरीद ईरान और इराक में अमरीकी शहरी परवाजों पर पाबंदी, इराक पर अमरीकी फौजी ठिकानों पर
किए गए हमलों के बाद लिया गया है ये फैसला। आपको एक बार फिर बता दें कि ईरान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खलीज, ईरान और इराक में अमेरिकी शहरी परवाजों पर पाबंदी। इराक पर अमेरिकी फौजी ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद लिया गया है फैसला। फजलुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजलुर रहमान साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि फजाई हुदूद पर पाबंदी लगा दी गई है। खलीज, ईरान और इराक में अमेरिकी शहरी परवाजों पर पाबंदी लगा दी गई है। खित्ते पर भी पूरा इसका असर पड़ रहा है। नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह का एस्केलेशन है उससे जाहिर सी बात है ईरान पे तो असर तो है। ईरान पे पिछले 40 साल से ईरान पे अलग अलग सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन उस खत्ते की सिक्योरिटी को लेके, उस खत्ते के ऑयल फ्लो को लेके, देखिए वो ऐसी जगह पे है। वो ईरान का जो मामला है, जो पूरा मशरिक़ वस्ता है, इससे पूरी दुनिया की सियासत पे असर होता है। उसकी वजह ऑयल है, उसकी वजह वहां की इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह जिस तरह का पॉलिटिकल कल्चर वहां पे पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, जिस तरह की चीजें, जो एक तरह का जो फ्लो है डिफरेंट फोर्सेस का आना जाना इन चीजों का, उससे पूरे के, चाहे साउथ एशिया हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे यूरोप हो, सब पे असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो कंसर्न हमारा है वो है ऑयल का। पहली जो चीज होती है पूरे की वेस्ट एशिया पे जो भी क्राइसिस आती है, तो पहला जो कंसर्न होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो होता है ऑयल का, ऑयल की सप्लाई का। जी। और ईरान ने हमेशा कहा है, पिछले तकरीबन 2-3 सालों से बार बार ईरान की वार्निंग आती रही है कि हम ऑयल सप्लाई को हम उतना ही स्मूथली नहीं देंगे जिस तरह से चीजें चल रही हैं। और अमेरिका का भी ये कंसर्न है कि यूरोपियन जो एलाइज हैं उनको किसी तरह की ऑयल सप्लाई न रुके, किसी तरह की चीजें ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि ईरान के पास ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। अगर वो एस्केलेशन बहुत ज्यादा होता है तो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज है, बाबुल मंदब है, फिर और सारी की सारी चीजें हैं। जितने भी उनके पास टूल्स हैं, पॉलिटिकल टूल्स, मिलिट्री टूल्स, इकोनॉमिक टूल्स, स्ट्रेटेजिक टूल्स। देखिए, ये वार जो है, जंग जो होती है आज के दौर में, स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लोग स्ट्रेटेजिक को बहुत ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। तो अभी तो आने वाले हफ्ते और महीनों में चीजें, और मेरा ख्याल ये है कि चीजें बद से बदतर होंगी। और जब एक बार चीजें जब शुरू हो जाती हैं तो उसको फिर नेगोशिएशन टेबल पे लाना। जब देखिए जवाद जरीफ साहब जो हैं, उनको मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो सफर नहीं कर सकते, उनको वीजा नहीं दिया है यूएन की मीटिंग के लिए। जी। अब सबसे बड़ा मसला ये कि निगोशिएट कौन कराएगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो इंटरमीडिएट कौन कराएगा, ये क्राइसिस जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगी आने वाले दिनों में। और बिल्कुल फजल रहमान साहब बने रहिए हमारे साथ। महबूब हक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। महबूब हक साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि कशीदगी जो है वो बनी हुई है। कई अरब ममालिक ऐसे हैं जहां अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। तो क्या ईरान का अगला टारगेट हो सकता है जहां पर अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, चाहे वो सऊदी हो या दीगर जो ममालिक हो वहां पर है? देखिए, ये जरूर हो सकता है, क्योंकि ईरान ने अभी सिर्फ इराक पे अगर निशाना बनाया है तो उस खित्ते में ईरान के पास एडवांटेज ये है कि अमेरिका पे जाकर के अटैक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो उस खित्ते में ही अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं। तो अगर उसे टारगेट करना है तो उसे कोई 10,000 मील जाकर 10,000 किलोमीटर जाकर के कोई टारगेट नहीं करना, बल्कि अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन फ्लीट्स, वो तमाम वहाँ आसपास ही मौजूद हैं। अब ईरान को ये देखना होगा कि वो किस हद तक रिटेलिएट करना चाहता है। जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ ईरान का रोल नहीं है, बल्कि जो अदर मेजर पावर्स है, मिसाल के तौर पर चीन, मिसाल के तौर पर रूस, उनके अपने इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं। चूंकि अमेरिका की जो बालादस्ती है या अमेरिकन इंपीरियलिज्म है जिस तरह का, उसको अगर ये रेजिस्ट नहीं करते हैं, हंगामी इजलास सिक्योरिटी काउंसिल का या यूनाइटेड नेशंस का अगर नहीं बुलाया जाता है, तो ये सोचना होगा कि ये सिर्फ ईरान पे टारगेट नहीं है। आने वाले दिनों में और भी ममालिक इस तरह के अमेरिका की इस्तेमालियत का निशान बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अमेरिका के हलीफ ममालिक उनको तो छोड़ दीजिए, जहाँ पे जो ईरान के आसपास है, अमेरिका के मुखालिफ ममालिक भी हैं, या जो अपनी सॉवरेंटी को कायम रखना चाहते हैं, साथ ही साथ जो अपनी सलामती को कायम रखना चाहते हैं, उन्हें भी अमेरिका की इस तरह के जो अक़दामात हैं उससे खतरा है। और ईरान अगर मान लिया कि रिटेलिएट करता है तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी जो कंसर्न्ड है वो सिर्फ इसलिए कंसर्न्ड है कि ये एस्केलेशन एक टोटल वॉर की तरफ ना जाए। टोटल वॉर की तरफ अगर जाता है तो ये इसमें इन्वॉल्वमेंट हिजबुल्लाह का भी होगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट सीरिया का भी होगा, इसमें इराक का भी होगा और ईरान का भी होगा। तो ये वॉर सिर्फ ईरान तक कन्फाइन नहीं रह जाएगी, बल्कि ये वॉर ज्यादा बड़ी हो सकती है। बिल्कुल। फजल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका, जाहिर सी बात है कि सुपर पावर तस्वुर किया जाता है। ईरान की फौजी ताकत के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो ईरान की फौजी ताकत कितनी है, क्योंकि वो रास्त तौर पर अमेरिका से जंग तो नहीं कर सकती, अमेरिका पर अटैक नहीं कर सकती है।
जो अमेरिका की ज्योग्राफी जो है उसका सबसे बड़ा सरमाया उसका ज्योग्राफी है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये उसका सबसे बड़ा सरप्लस पॉइंट है। लेकिन ज्योग्राफिकली तो बहुत दूर है, लेकिन उनके जो बेसेस है वो आसपास है। तो जो भी जंग होगी, जाहिर सी बात है कि अमेरिका तो जाके उनकी टेरिटरी पर जंग नहीं कर सकते, और वैसे भी आजकल की जंगें जो होती हैं वो हर आदमी, हर मुल्क जो है अपनी जंग जो है दूसरे की टेरिटरी पर लड़ रहा है। ये देखिएगा बड़ी खास बात है, पिछले 10 सालों में जंग का जो नवैयत जंग की है वो हर कंट्री जो आसपास जो हम जंग जहां देख रहे हैं वो दूसरे की टेरिटरी पर रही है। लेकिन इस जंग का मतलब ये होगा कि अमेरिकन बेसिस पे, और अमेरिकन बेसिस जो है अरब ममालिक में कई जगह हैं, यूएई में है, कतर में है, कुवैत में है, बहरैन में है, तो उन बेसिस पे इनका निशाना होगा। और जहां तक ईरानियन फोर्सेस की बात है, वो कितनी ताकत रखते हैं, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है, तो मैं एक बात बताता चलो कि पिछले जिससे देखिए हम ईरान की जो ताकत है हम असेस करते हैं उनकी प्रॉक्सीज से, उनकी जो आईआरसीजी है, उनकी जो और भी जो चीजें हैं जो डिफरेंट ममालिक में उनके जो लोग हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, जो मिलिशियाज हैं, वो उतनी ही पावरफुल हैं जितनी कि एक कंट्री की प्रोफेशनल आर्मी होती है। और आप देखें कि सीरिया में अमेरिकन वो ईरानियन फोर्सेस प्रोफेशनल आर्मी नहीं गई थी, उनके पास हिजबुल्लाह है, उनके पास इराक में लोग हैं, यमन में लोग हैं, वो उतनी पावरफुल है, उनके पास वो उतनी आर्म्ड है जितनी किसी नेशन की प्रोफेशनल आर्मी होती है। तो उससे इस बात का अंदाजा लगाने कि अमेरिका ईरानियन आर्मी कितनी पावरफुल है। देखिए ईरान एक बहुत ही एक सिविलाइजेशनली बड़ी मजबूत कंट्री है, बड़ी पुरानी कंट्री है, एक रेसिस्टेंस है, एक आइडियोलॉजिकल कंट्री है, एक रिवोल्यूशनरी जील के साथ है वो कंट्री सर्वाइव कर रही है पिछले 40 साल से। वो चीजें भी एक कंट्री को बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो ईरान को ये समझ लेना कि उसके पास हम नहीं जानते। एक देखिए अगर पिछले ईरान की जो पूरी ताकत का जो अंदाजा लगाता है, तखमीना होता है, वो उनकी मिलिशियात से, प्रॉक्सीज से होता है, उनकी जो अपनी डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटेजिक ताकतें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंट्री इराक या अफगानिस्तान है या सीरिया है या लेबनान है, उनके पास बहुत से लोग हैं, बहुत सारी मिलिशियात हैं, और वो सारी के सारी सुलेमानी के असैसिनेशन के बाद इन लोगों के अंदर, अभी याद होगा मेहदी फोर्सेस, मुख्तार असद जो है इराक के, हसन नसरुल्लाह ईरान लेबनान के, सबने एक तरह का उनके अंदर यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करने की बात हो रही है। वो सबके अंदर जो अभी पिछले 7-8 साल से ये जो फोर्सेस जो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा थी, पॉलिटिकल प्रोसेस में काफी पार्टिसिपेट कर रही थी, उनको ये लगा कि इन चीजों का फायदा नहीं है। तो जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही थी 3-4 दिनों से, उसमें लग रहा है कि ये ताकतें पूरी तरह गियरअप हैं, पूरी तरह फुल्ली प्रिपेयर्ड हो रही हैं अमेरिका को काउंटर करने के लिए। और एक बात और बताता चलूं कि इनके सारे जो लीडर उन्होंने ये कहा कि जिम्मेदारी ईरान की नहीं है। आप नसरुल्लाह साहब ने परसों कहा था, मुख्तार सदर ने कहा कि ईरान को काउंटर जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की नहीं है, सिर्फ इराक की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि पूरी की पूरी फोर्सेस यूनाइट हो रही हैं, और ये जिम्मेदारी की बात आती है, ये जंग अमेरिका के खिलाफ नहीं होगी, बिल्कुल इनके एलाई के खिलाफ होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फजल रहमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब भी जुड़ चुके हैं। दानिश साहब, आपसे सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई ईरान ने की है, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं आप पूरे खित्ते में? जाहिर है कि ये काफी तशवीशनाक है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये पूरे रीजन को जो है ये आग अपनी लपेट में ले लेगी। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ जो है ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं रहेगा, और ईरान ने इससे पहले 1-2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था जो बड़ा अहम है कि जिन मुल्कों के बेसिस इस्तेमाल की जाएंगी ईरान पे अटैक करने के लिए, जी हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और चुनांचे उसी पॉलिसी के तहत इन्होंने, चूंकि इराक पे उनके जनरल पे हमला किया गया, जनरल सुलेमानी पे, और उनको कत्ल किया गया, तो इसी वजह से इन्होंने वहाँ जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पे अटैक किया है। और ज़ाहिर तफसीलात तो बाद में आएंगी कि क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन यह है बड़ी तशवीशनाक बात कि ये पूरे इलाके को जो है जंग में झोंक देती है अगर अमेरिकन जो लेते हैं। और अमेरिकन की जो आदत है वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है, या कोई हम पर अटैक करेगा तो हम जो है उसको तबाह कर देंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ट्रम्प खुद एक पागल किस्म का इंसान है, जंग जो है 2 फौजों के बीच में हो रही है, लेकिन उसने ये किया कि हम जो ईरान के कल्चरल साइट्स हैं उन पे हमला करेगा, और उसने बाकायदा 52 नाम भी लिए। और इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटियां और वो सब नहीं है, बल्कि वो जो
मज़ारात हैं जो तारीखी मुकामात हैं वहाँ के हेरिटेज। जी मुकामात मुक़द्दसा जो है उन पे हमला करने की बात कर रहा है। ये इंतहाई पागलपन की बात है। उनका जंग से क्या लेना देना है। और अगर ऐसा होता है तो जो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल लगती है कि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि जनरल सुलेमानी ने जो कोशिश की थी या उनका जो कारनामा ईरान के नुक्ता नजर से है वो ये है कि जो शिया मिलिशिया हैं और दूसरी भी जैसे हमास भी है, वो शिया नहीं है, हिजबुल्लाह एक शिया मिलिशिया है, और इसी तरह से हिजबुल्लाह और दूसरे जो ग्रुप्स हैं पासदारान के और खुद इराक में जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, उनको उन्होंने सबको ऑर्गेनाइज किया था, आम किया था, ट्रेनिंग दी थी। तो ये लड़ाई जो है ईरान की सिर्फ फौज नहीं लड़ेगी, बल्कि जो इस तरह के उसकी मिलिशियाज हैं जो सपोर्ट करती हैं वो भी लड़ेंगी। तो इश्तियाक साहब आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक ट्वीट आया है ईरान के वजीर खारजा का। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने ट्वीट किया है। इनका कहना है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान ने अपने दिफा में ये कदम उठाया है। ईरान ने इराक में अमेरिका के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से वो ईरानी शहरियों को निशाना बनाता है। ईरान जंग नहीं चाहता, अमेरिकी जारहियत से अपना दिफा कर रहा है। तो ये जवाद जरीफ साहब का एक ट्वीट आया है। तो मोहबुल हक साहब, आपके पास आना चाहूँगा, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अमेरिका में इंतखाबात हैं, क्या इन सब चीज़ों को जिस तरह से इलाके में पूरी चीज़ें इस वक्त फैली हुई हैं, क्या अमेरिकी इंतखाबात से भी जोड़ के देखा जा सकता है इसको? बिल्कुल, अगर आप देखें तो न सिर्फ ये इंतखाबात जी मोहबुल हक साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? गालिबन मोहबुल हक साहब के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर इश्तियाक साहब, आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से अमेरिका में इंतखाबात हैं और ख़ित्ते में ख़ासकर ईरान, इराक या ये जो पूरे इलाके हैं उस खित्ते में जिस तरह के हालात बने हुए, क्या इंतखाबात से जोड़ के देखा जा सकता है इसको? बिल्कुल, बेसिकली जो बात है कि पहले तो सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात जो है ये चाह रहे थे कि, और इजराइल भी चाह रहे थे कि किसी तरह से जो है ईरान को रोका जाए। लेकिन इस वक्त जो है नेतन्याहू इजराइल में और ट्रंप अमेरिका में दोनों परेशानियों में है। देखिए, कोई ऐसा प्रेसिडेंट जिसको इम्पीच किया जा रहा हो उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जिसे किसी गलत काम की वजह से जो है, अगर उस पर जो बाकायदा अदालत में मुकदमा चल रहा है, अदालत क्या बल्कि सेनेट भी चल रहा है और इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक होता है, तो ये किसी को भी जो है एक सियासी तौर पर कमजोर करने वाली चीज होती है, जिसको ट्रंप का अंदाजा है। इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया था कि तवज्जो उससे हट जाए और अमेरिकी पब्लिक को, खासतौर से जो नियो कॉन्स कहलाते हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, उनके वोट को जो है हासिल करने, उनके अंदर जिंगोइज्म पैदा करके जीतने की कोशिश करते हैं और राइटिस्ट फोर्सेस इस तरह की हरकतें करती रहती हैं। नेतन्याहू भी जो फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ भी जो है करप्शन का मुकदमा चल रहा है और बड़ी मुश्किल से वो खुद जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट बन पाए हैं और ज्यादा इम्कान ये है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जंग होती है तो फिर इस तरह के हाकिश लोगों की तरफ जो है लोग तवज्जो देते हैं। ये उनके एनालिसिस है, मतलब अमेरिका में भी और इजराइल में भी, कि अगर ईरान से हम वो लेते हैं, दो हाथ करते हैं, तो उसका उन्हें इंतखाबी फायदा होगा। और इसी वजह से बल्कि तकरीबन सभी लोग, सारे मुबस्सिरीन इस पे मुत्तफिक हैं कि इसका मकसद जो सियासी है इस पूरे हमले का, किसी एक जनरल को कत्ल कर देने से किसी मुल्क की फौज जो है कमजोर नहीं होती है। फौरन जो है उसी तरह के तजुर्बाकार जनरल जो उनकी जगह ले लेते हैं। हर जगह मुल्कों में ये चीज पाई जाती है। तो इसका मकसद ही ये था बेसिकली जो है, जो अपने होम फ्रंट पे जो है इजराइल में और अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू जो है, जो दुश्वारियां, सियासी दुश्वारियां जो उनको सामना था, उसे कम करने और इससे फायदा उठाए, इंतखाबी फायदा उठाने के लिए ईरान के जनरल सुलेमानी को उन्होंने कत्ल किया था। बिल्कुल इश्तियाक साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है ईरान सालों से पाबंदियां झेल रहा है, क्या मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है जिस तरह से अमेरिका बौखलाया हुआ है? क्या हो सकती है, इससे ज्यादा क्या हो सकती है? पाबंदियां का मतलब यही है कि ईरान अपने तेल बेच पा रहा है, कैसे उनकी मईशत चल रही है। मतलब अंदरूनी तौर पर तो यह है कि उनकी करेंसी मजबूत है, लेकिन मैं यहाँ ईरानियन स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि कैरियर तबाह हो गए हैं और वो बेचारे फीस नहीं जमा कर पाए, इसलिए कि जो कुछ उनकी इनकम थी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी जो है वो कर दिया, क्या नाम है, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को बुला लिया जिनको स्कॉलरशिप पे भेजा था हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। तो मतलब जब किसी हुकूमत को इतनी परेशानी हो जाए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो पूरे तौर पर उनकी इकनॉमी को क्रिपल करने की कोशिश हो रही थी, और जो उनको उम्मीद थी रूस, चाइना और खासतौर से जर्मनी और बरतानिया से जो न्यूक्लियर डील को दूसरे सिग्नेटरीज हैं, उनसे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। उन्होंने कोशिश अगर की भी तो वो ट्रम्प को जो है मजबूर नहीं कर सके, उसको मना नहीं सके, और वो सैंक्शन पे सैंक्शन कायम करते गए। पूरी एक क्रोनोलॉजी है जो 1918 में इन्होंने पहली मरतबा जब सैंक्शन इम्पोज किया, डील से अपने आप को अलग किया, तो पूरे तौर पर ईरान के बैंकिंग सेक्टर को और तेल बेचने की सलाहियत को बिल्कुल उस पर पाबंदी लगा दी कर चुके हैं, पहले ही जो एकदम खत्म तकरीबन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इश्ताक दानिश साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहिबुल हक साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएंगे। मोहिबुल हक साहब, आपके पास आना चाहूंगा, इस पूरे मामले में या पूरे इलाके में या पूरे खित्ते में इजराइल का क्या रोल आप देख रहे हैं? अमेरिका और जो ईरान के बीच में टेंशन है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो इजराइल ही है, क्योंकि ईरान के जो फौजी सलाहियत है या ईरान की जो ईरान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, और ईरान में कंसिस्टेंट पोजीशन अगर आप देखें तो उसकी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है इजराइल के ताल्लुक से। इजराइल की जो जारहियत है या इजराइल की जो एट्रोसिटीज है पैलेस्टाइन के इशू पे, ईरान ने कंसिस्टेंट पोजीशन 1979 से आज तक मेंटेन रखी है। ज्यादातर अरब ममालिक ने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और ज्यादातर अरब ममालिक ने अपनी पोजीशन को छोड़ भी दिया है, लेकिन ईरान ने ये पोजीशन कायम रखी है। तो ऐसी हालत में इजराइल इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है, और इजराइल ये कोशिश करेगा, इजराइल की जिस तरह की भी कोशिशें होती हैं, हम जानते हैं कि ऐसे मौकों में किस तरह की कोशिशें होती हैं कि ये टेंशन ज्यादा से ज्यादा एस्केलेट हो और ईरान एक टोटल वॉर की तरफ जाए, और ईरान टोटल वॉर की तरफ जाकर के टोटल डिस्ट्रक्शन की तरफ जाए। ये उनकी कोशिश होगी। दूसरी जानिब हमें ये भी देखना होगा कि ईरान के लिए भी ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि ईरान सैंक्शन चल रहा था, ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे थे, आपने देखा इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब थी, उसका बिल्कुल उसका फायदा भी इनको मिला। हाँ, उस अटैक के बाद ईरान में एक इत्तेहाद का पूरा माहौल बनेगा, और जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से बतौर खास चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहिबुल हक साहब, वक्त की कमी है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।